हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिशा कफारिया। वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 10th के ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो बहुत इजी सा चैप्टर है बट क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इसके अंदर। बड़ा थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है पर बहुत इजी चैप्टर है। इसकी लैंग्वेज जो है बहुत इजी सी लैंग्वेज है और आपको एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दे देती हूँ कि 9th से 10th बहुत ईजी है। इसलिए इजी है क्योंकि 9th में जैसे कि आपको पता होगा कि क्लाइमेट चैप्टर आया था आपकी ज्योग्राफी में, जो कि इतने सारे बच्चों को जिसने परेशान किया था एग्ज़ाम टाइम पे और उसके पहले भी। तो आपके लिए एक ये गुड न्यूज़ है कि आपके सिलेबस में, ज्योग्राफी के सिलेबस में क्लाइमेट चैप्टर या फिर क्लाइमेट से रिलेटेड ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है। ओके, बहुत इजी से चैप्टर्स हैं। चलो तो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है। रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज हमारे एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं और टेक्नोलॉजी हम उन्हें टेक्नोलॉजिकली यूज़ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी से हम उसे यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होती हैं और सारे लोग जो हमारे सराउंडिंग में होते हैं वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए एकदम सिंपल लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी एक डेफिनेशन दी हुई है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, वो सारी चीज़ जो कि हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं, विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जो कि हमारे यूज़ में आ सकती है हमारी ही ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मतलब जो कि हम टेक्नोलॉजी, जिस पर हम टेक्नोलॉजी लगाकर हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इकोनॉमिकली फीजिबल। इकोनॉमिकली फीजिबल मतलब होता है अफोर्डेबल। तो इकोनॉमिकली अफोर्डेबल है वो। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी मेटल का एग्जांपल लो, जैसे गोल्ड, जब आप गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो आपके 1 करोड़ रुपए रख रहे हैं। ठीक है। जब आप गोल्ड को बेच रहे हो तो आप उसमें कम दाम में बेच रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर ज़्यादा दाम में बेच रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इक्वल होना चाहिए प्राइस, एक्सट्रैक्शन का भी और उसको बेचने का भी इक्वल प्राइस होना चाहिए। तब क्या होगा, वो रिसोर्स क्या होगा, वो इकोनॉमिकली फीजिबल होगा। और कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब सारे लोग जो कि आपके सराउंडिंग में है वो उसे एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि अगर सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे देन योर रिसोर्स विल नॉट बी सो यूजफुल, क्योंकि लोग उसे यूज़ ही नहीं करेंगे ना। लोगों ने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया तो लोग उसे क्यों यूज़ करेंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको समरी दे देती हूँ कि वो सारी चीज़ें जो कि हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जो कि हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती हैं, जो कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल है, कल्चरली एक्सेप्टेबल है और इकोनॉमिकली फीजिबल है, उन्हें हम बोलते हैं रिसोर्स। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया हो, कमेंट डाउन में आपको पर्सनली बता दूंगी। ओके। फिर आता है आपका उसके नीचे आपके पास बुक रखी होनी चाहिए और एक पेंसिल होनी चाहिए। मैं जिन जिन चीज़ों को बोलूँगी आपको उसको अंडरलाइन भी करना है और आपको उसको मार्क करते जाना है। ठीक है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। इस चैप्टर में से बहुत हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, तो इसको एकदम अच्छे से बोर्ड के पर्पज से आपको इसको स्टडी करना है। तो फिगर 1.1 अगर आप देखोगे, आपके पास बुक होनी चाहिए क्योंकि मैं उसी से ही आपको पढ़ा रही हूँ। तो फिगर 1.1 में अगर आप देखोगे तो ट्राइंगल बना हुआ है। उस ट्राइंगल में बीच में लिखा हुआ है ह्यूमन रिसोर्स, उसके एपेक्स पे लिखा हुआ है आपका फिजिकल एनवायरनमेंट, जिसमें ब्रैकेट में लिखा है नेचर। लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी और राइट हैंड साइड के कॉर्नर में लिखा हुआ है इंस्टीट्यूशंस। इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो सेंटर में है ना। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो नेचर से इंटरेक्ट करते हैं मतलब नेचर से चीज़ों को लेते हैं, नेचर से रिसोर्सेज को वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो मेटल्स हों या फिर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हों, कोई सी भी चीज़ हो, वो नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके अंदर टेक्नोलॉजी लगाते हैं ताकि वो उसे यूज़ कर सके। और इंस्टीट्यूशन मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, ताकि वो उसको प्रोसेस कर सके, मैन्युफैक्चर कर सके और फिर बाद में वो ह्यूमन बींग्स में ही वो सेल कर सके। ठीक है, समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? अब ये तो समझ में आ गया। अब इसके एक्सप्लेनेशन भी आपको पूछा जा सकता है। कैसा क्वेश्चन आएगा कि ड्रॉ डायग्राम ऑन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल्सो राइट एन एक्सप्लेनेशन फॉर इट। तो एक्सप्लेनेशन भी आपके पास में ही दिया है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। कुछ समझ में आया? नहीं आया? मैं समझाती हूँ, वेट करो। फिर लिखा है ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जब समझ में आ जाएगा ना, आपको इतना मजा आएगा इसको पढ़ने में, इतनी फ्लो में पढ़ोगे ना आप, बहुत मज़ा भी आता है अगर आपको वो चीज़ समझ में आ जाती है।
अगर आप नहीं समझोगे और सीधे रट्टा लगा लोगे तो एग्जाम में आपका भूलना पक्का है। तो सबसे पहले 10th में आ गए हो, हर चीज़ को समझना सीखो ताकि बाद में दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर आप अभी समझ लोगे तो बाद में आपका चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं रहेगा। तो अभी अगर आप हर चीज़ अपनी माइंड में क्लियर रखोगे और नोट्स भी बना के रखना, नोट्स अगर बना के रखोगे तो जैसे समझ लो, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, नोट्स बनाने के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, आपकी बुक में अगर जैसे एक चैप्टर उठा लो, कोई सा भी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर उठा लो, अगर आपके उस चैप्टर में 100% कंटेंट है और अगर आप नोट्स बना रहे हो, उस नोट्स में आप क्या लिखोगे, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिखोगे। जो फालतू की चीज़ें होती हैं, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आएगा, डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इज एज्यूम्ड बाय मनी। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मतलब ऐसी ज़बरदस्ती में पूछ लिया गया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अगर किसी चैप्टर में 100% कंटेंट है और आप नोट्स बना के उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रहे हो, तो आपकी जो नोट्स होंगे उसमें सिर्फ आपका 80 to 90% कंटेंट होगा। वो जो 10% कंटेंट होगा ना, जो कि फालतू वाला है, वो नहीं होगा। इससे आपको क्या होगा, जब भी आपकी एग्जाम आएगी ना, तो अगर आप नोट्स को देख लोगे, आपका उन 10% कंटेंट जो कि वेस्ट है उसमें आपका ध्यान नहीं जाएगा, आपका टाइम बचेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। नोट्स को पढ़ने में ज़्यादा इजी रहेगा आपका पूरा चैप्टर पढ़ने में। ओके, जब आप पूरा चैप्टर पढ़ते हो ना, तो क्या होता है, पूरे चैप्टर में आप बोर हो जाते हो। स्टार्टिंग की चीज़ें जल्दी से पढ़ लेते हो, एंड की चीज़ें में आप बोर होने लगते हो। नोट्स पढ़ोगे तो हर इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, हर इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट पे आपका एक नज़र चली जाएगी और आपका ईजिली लर्न हो जाएगा। समझ में आ गया इतना? तो चलो, ये तो बात हो गई हमारी किस तरह से प्रिपरेशन करनी है। मैंने आपको फ्लो में एक पैराग्राफ पढ़ दिया और समझाया भी नहीं, मैं समझाती हूँ। इस चीज़ का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को जो कि एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब उसको बदलना। ठीक है, उसको आप कैसे बदलोगे? जैसे कोई रिसोर्स है ना, जैसे कि सॉइल के नीचे, है ना, लैंड के नीचे बहुत सारा सोना दबा हुआ है। अब आपको उसको निकाल के बेचना है। निकाल के बेचने में क्या करोगे आप? उसको निकाल के बेचने में क्या करोगे? सबसे पहले ह्यूमन बींग्स जाएंगे उस लैंड के पास, अपने मशीन्स लेके जाएंगे। मशीन से क्या करेंगे? वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो नेचर लैंड भी नेचर में ही आता है ना, तो ह्यूमन बींग्स नेचर से इंटरेक्ट करेंगे, है ना। इंटरेक्ट कैसे करेंगे? वो अपनी मशीन से सॉइल को खोदेंगे और नीचे जो जितने भी मेटल्स होंगे उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे। इस तरह ह्यूमन बींग्स ने क्या किया? नेचर से इंटरेक्ट किया। इंटरेक्ट करने के बाद उसको जब लिया तो वो अपने इंस्टीट्यूशंस में ले गए। इंस्टीट्यूशंस में ले जाके वो टेक्नोलॉजी से उन्हें प्रोसेस किया। अगर टेक्नोलॉजी क्या हुआ? नॉलेज टू यूज़ अ रिसोर्स। किसी भी रिसोर्स को यूज़ आप कैसे करोगे? अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो हाउ विल यू यूज़ इट, है ना। यूज़ करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी होगी। अगर टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बोल रही थी कि आप उसको इंस्टीट्यूशंस में ले जाओगे। इंस्टीट्यूशंस मतलब वो बिल्डिंग्स जो कि उस चीज़ को प्रोसेस करेगी। इंस्टीट्यूशंस में ले गए, वहाँ पे आपने उसको प्रोसेस किया। आपने उसके अंदर से, अगर आयरन ओर है तो आयरन ओर को अलग अलग चीज़ों में उससे अलग अलग चीज़ें एक्सट्रैक्ट करी। ठीक है, एक प्योर आयरन निकाला आपने उसमें से, और फिर आप उसको सेल करोगे। ठीक है, इससे क्या होगा? सेल करने के बाद क्या होगा? आपका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इकोनॉमी मतलब इकोनॉमिक वर्ड जब भी आता है ना, इट डील्स विथ मनी याद रख लिया करो इकोनॉमी वर्ड से। तो आपकी मनी बढ़ेगी। मनी कैसे बढ़ेगी? आप जब आयरन को एक्सट्रैक्ट करोगे और जब बेचोगे तो या तो आपका प्रॉफिट होगा या फिर आपका लॉस होगा। अगर आपका लॉस होगा तो उस चीज़ को आप इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं बोल सकते और फिर वो रिसोर्स भी नहीं मानी जाएगी, तो आपका प्रॉफिट ही होगा। समझ में आ गया इतना? अब यही लिखा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स, चीज़ों का ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, जो कि एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं, इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव, एक रिलेशनशिप होती है किसके बीच में? नेचर, ह्यूमन बींग्स और नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस के बीच में। ह्यूमन बींग्स नेचर से इंटरैक्ट करते हैं, मैंने बताया था ना, ह्यूमन बींग्स लैंड से इंटरैक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। टेक्नोलॉजी मतलब जैसे कि वो मशीन्स लेके आए थे ना, मशीन्स को भी यूज़ कैसे किया उन्होंने? मशीन्स भी कैसे बनी? टेक्नोलॉजी नहीं बनाई होगी उन्हें भी, तो मशीन्स लाए, वो नेचर से उन्होंने इंटरेक्ट किया टेक्नोलॉजी से, और फिर उन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाए ताकि वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सके। तो अब ये पैराग्राफ शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार पूरा पढ़ देती हूँ फिर से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं आया हो तो थोड़ा सा रिवर्स करके देखो या फिर नीचे कमेंट कर दो ना। Okay, the process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institutions. Human beings interact with nature
थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत ईजी सा था। अब हम आते हैं अगले पैराग्राफ में। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इज एज्यूम्ड बाय मैनी? क्या आपको भी लगता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो गॉड ने आपको दिए हैं? ठीक है, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर गॉड ने आपको दिए होते तो लोग क्या करते हैं, ये सोच लेते हैं कि ये रिसोर्सेज तो गॉड ने दिए हैं हमें, हम इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हम आगे भी बात करेंगे और शायद मैं थोड़ा सा रूड हो सकती हूँ इस चीज़ में, क्योंकि ये चीज़ बहुत गलत है। अगर आपके पास रिसोर्स की अगर आप रिसोर्स को यूज़ करना चाहते हो तो उसे यूज़ ही करो ना, उसे केयरलेसली यूज़ क्यों कर रहे हो आप? अगर आपको 5 रोटी खानी है तो आप 5 रोटी खाओ ना, 10 रोटी क्यों खा रहे हो ज़बरदस्ती में? ठीक है, वो 5 रोटी एक्स्ट्रा क्यों कर रहे हो? वो कोई गरीब खा लेगा, तो क्यों आप रिसोर्सेज को ज़बरदस्ती वेस्ट कर रहे हो? तो इसमें भी यही बोला है कि रिसोर्सेज जो है ना वो भगवान ने हमें दिए नहीं हैं, वो आपको बहुत बहुत जुडिशियसली और बहुत अच्छे से उसको यूज़ करना पड़ेगा। अगर वो ख़त्म हो गए तो आप ही सफ़र करोगे, आपकी फ्यूचर जनरेशन सफ़र करेगी। ठीक है, तो रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। रिसोर्सेज फंक्शंस हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की। ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्स। ये तो हमने पहले भी पढ़ा है कि ह्यूमन बींग्स खुद भी एक रिसोर्स हैं। बताया था ना ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, जब हम 9th में हमने पढ़ा था ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। तो ह्यूमन बींग्स खुद भी एक रिसोर्स हैं, वो एनवायरनमेंट की चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं और रिसोर्सेज में और फिर उसको यूज़ करते हैं। समझ में आ गया? तो इतना था बस रिसोर्सेज की। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 आ सकते हैं इसमें से। फर्स्ट, व्हाट इज अ रिसोर्स। दूसरा, एक्सप्लेन द इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस विद डायग्राम एंड राइट एन एक्सप्लेनेशन फॉर इट। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है जैसा कि मैंने बोला। अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन पे। तो नीचे जो आपका एक बॉक्स बना है उसको तो आपको पढ़ना है। कुछ लोग क्या करते हैं, ये बाहर की चीज़ें पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में जैसे कि अपन इस अगर बॉक्स में देखें तो रिसोर्सेज 2 टाइप्स में कैटेगराइज्ड है, नेचुरल और ह्यूमन। तो सब बच्चे क्या करते हैं, नेचुरल पढ़ लेते हैं, वो इस बॉक्स को नहीं देखते, क्योंकि बाहर जो कंटेंट है ना इस चैप्टर में वो सिर्फ नेचुरल का ही है। बट ह्यूमन के भी तो रिसोर्सेज के नाम दिए हैं। क्या नाम दिए हैं? स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ये भी तो दिए, बच्चे ये पढ़ते ही नहीं है। और फिर अगर नाम आ जाते हैं कि रिसोर्सेज जो हैं वो नेचुरल एंड ह्यूमन में कैटेगराइज है, ह्यूमन किन चीज़ों में कैटेगराइज है, तो फिर बच्चे भूल जाते हैं उस चीज़ को करना और मार्क्स को गवा देते हैं। इसलिए इस बॉक्स को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वो हम आगे आते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं रिसोर्सेज जो हैं वो 4 बेसिस पे कैटेगराइज किए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, बताती हूँ क्या क्या होता है धीरे धीरे। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन मतलब वो कहाँ से निकले हैं। ठीक है, वो कहाँ से निकले हैं। ओरिजिन मतलब होता है कहाँ से उनका जन्म हुआ है, जन्म नहीं, कहाँ से वो निकले हैं। तो ओरिजिन के बेसिस पे 2 टाइप्स की होते हैं रिसोर्सेज, बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज देखो, अब मैं ना जो पीछे डेफिनेशंस दिए हैं ना वो भी मैं यहीं पे ही समझा रही हूँ। ओके, ताकि हम उतना ज़्यादा नहीं पढ़ें। बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज यह हमने पहले भी पढ़ा है, पर रिकॉल कराने के लिए तो बताना ही पड़ेगा। सो बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती है जो कि आप बायोस्फीयर से लेते हो। बायोस्फीयर मतलब क्या होता है? इस बायोस्फीयर मतलब वो एटमॉस्फेयर जिसमें हम ह्यूमन बींग्स आते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे आते हैं, प्लांट स्पीशीज आती हैं सारी की सारी, देन एटमॉस्फेयर भी आता है, सारी चीज़ें आती हैं इसमें। ठीक है, उसे बोलते हैं हम बायोस्फीयर। सो उस बायोस्फीयर से जब आप ये बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जो कि बायोस्फीयर से आप लेते हो, और ये सारी लिविंग थिंग्स होती हैं। बायोटिक रिसोर्सेज से बस ये ध्यान रखा करो, लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स में सारी लिविंग थिंग्स आ जाएंगी। फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा पता होगा एनिमल्स की स्पीशीज, सॉरी प्लांट के स्पीशीज़ को बोलते हैं, फाउना एनिमल के स्पीशीज़ को बोलते हैं। देन ह्यूमन बींग्स, हम भी जीवित प्राणी हैं। फिशर्स, ये तो ऐसे ही बोल दिया, फिशर्स और लाइव स्टॉक। बाकी आप अगर ह्यूमन बींग्स एंड फ्लोरा एंड फौना लिखोगे तो भी चलेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ मैं, मतलब एकदम ध्यान से सुन लेना और याद रखना एग्जाम के टाइम तक भी। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज, तो सिर्फ डेफिनेशन लिख के मत आना, कम से कम 2 एग्जाम्पल्स लिख देना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना बोर्ड एग्जाम में, सोशल में आपको हमेशा बोर्ड एग्जाम और बीच में जो एग्जाम्स होती हैं उसमें भी आपको एग्जाम्पल्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आता है अबायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। बायोटिक लिविंग थिंग्स, अबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स। इससे आपने क्या कर लिया, आपने डिफ्रेंशिएट भी कर लिया। ये भी आ सकता है डिफ्रेंशिएट
इन वन नहीं क्या आ सकता है, इन वन स्टेटमेंट डिफरेंशिएट बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। तो बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग थिंग्स एंड अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग थिंग्स। एग्जाम्पल दे देना, रॉक्स एंड मेटल्स। आया समझ में? बहुत ईजी सा था ये ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब कितनी जल्दी ये चीज़ खत्म होती है। एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब कितनी जल्दी ये चीज़ खत्म होती है। सो एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे भी ये 2 टाइप्स के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है ये भी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो, बट वी हैव टू रिकॉल इट। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जो कि फिर से अपने आप को बहुत जल्दी जल्दी बना लेते हैं, जैसे कि सोलर एंड विंड एनर्जी। अब सोलर एनर्जी की अगर हम बात करें, सोलर एनर्जी कहाँ से हम लेते हैं? सन से लेते हैं। सन क्या कल ख़त्म हो जाएगा? सन क्या कल टूट जाएगा? या फिर विंड एनर्जी, क्या एयर ख़त्म हो जाएगी? एयर क्या हमेशा के लिए चली जाएगी? नहीं, एयर को आप कैसा भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एयर को आप कैसे यूज़ करोगे? सांस ज़्यादा ज़्यादा लोगे? इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करोगे? नहीं कर सकते। तो सोलर और विंड एनर्जी, तो इन चीज़ों को आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो। अपना सन हमारे यहाँ मिलियंस बिलियंस ऑफ ईयर्स तक है, ठीक है। एयर भी हमारे यहाँ चलती रहती है, सो डोंट बी अपसेट फॉर इट। आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या है? ऐसी रिसोर्सेज हैं जो कि रिन्यूएबल है। अगर आपने कुछ अमाउंट इसका यूज़ कर लिया तो ये फिर से बन जाएंगे, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। फिर वाटर। अब देखो, ऐसा नहीं है कि वाटर रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है तो आप उसको कितना भी यूज़ कर सकते हो, नहीं। अब तो वाटर भी एक ऐसी एक्सटेंट पे आ गया है, अगर आपने इसको ज़्यादा यूज़ किया ना तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। फिर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ भी आप थोड़ा सा इसको बोल सकते हो, पता है अब क्या होएगा कुछ सालों बाद ना, जब आप कुछ सालों बाद आपके जो फ्यूचर जनरेशंस आएंगी उनकी जब आप बुक्स पढ़ोगे तो ऑब्वियसली जो वाटर, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है ना, ये सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ जाएंगे, क्योंकि उस टाइम तक क्या होगा, ये रिसोर्सेज इतनी कम हो जाएंगी ना कि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में ऑब्वियसली आएंगे। आप देख लेना, इसको ट्राई करना, याद रखना मेरी बात, पर ये आएंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में थोड़े टाइम बाद, ठीक है। तो वो रिसोर्सेज जो कि जल्दी जल्दी बन जाती है, आप इसको जितना भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिजिकली आप उसको बना सकते हो, केमिकली बना, उसको आप मैकेनिकली भी बना सकते हो। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को रेप्लेनिशेबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर रेप्लेनिशेबल रिसोर्सेज, कंफ्यूज मत हो जाना बच्चे। रिन्यूएबल रिसोर्सेज और रेप्लेनिशेबल रिसोर्सेज दोनों सेम ही है, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसके एग्जांपल्स पहले भी मैंने दे दिए थे, सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अच्छा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी डिवाइडेड है कंटिन्यूअस और फ्लो में, जो कि आप यहाँ पे पीछे एक बॉक्स में भी देख सकते हो। देख लो फिगर 1.2 में क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में देखो, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो कंटिन्यूअस और फ्लो में। एग्जांपल विंड एंड वाटर। एग्जांपल से आपको पता चल जाता है कंटिन्यूअस और फ्लो क्या होता है। जो फ्लो करते हैं, ठीक है, जो फ्लो करते हैं, जो एकदम कंटिन्यूअस होते हैं, ऐसा तो नहीं है मैं यहाँ की एयर मिटा दूँ, क्या मैं मिटा दूँ यहाँ की एयर, मिटा दूँ? नहीं मिटा सकते, ठीक है। तो ये क्या है? कंटिन्यूअस है, ये चलते जाते हैं। वाटर को आप बीच में से रोक सकते हो क्या? नल के ऊपर ऐसे हाथ लगाना, क्या वो रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। तो दीज आर व्हाट? कंटिन्यूअस और फ्लो रिसोर्सेज। समझ में आ गया अच्छे से? तो ये किसकी किसी कंटिन्यूअस और फ्लो में कैटेगराइज किया है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, जिन्हें हम क्या बोलते हैं और क्या बोलते हैं? रेप्लेनिशेबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़ लेते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हो गया? इसका उल्टा हो गया वो रिसोर्सेज जो कि बहुत लंबे टाइम बाद बनते हैं और ये ख़त्म, ऐसा नहीं बोला ये ख़त्म हो जाते, नहीं, ये ख़त्म नहीं होते। बट जैसे अपन बोल देते हैं कि सोलर एंड विंड एनर्जी बहुत जल्दी जल्दी बन जाते हैं, बट जैसे कि कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन्हें बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, थाउजेंड्स भी नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। यहाँ पे भी लिखा है दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन, ठीक है। ये भी कैटेगराइज है रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल में। रिसाइक्लेबल वो रिसोर्सेज होती हैं जिनको आप बार बार यूज़ कर सकते हो, जैसे कि बोलते हैं ना बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, तो जैसे वो ख़राब हो गया पर उसको आप फिर से यूज़ कर सकते हो, वो होगा रिसाइक्लेबल। पीछे भी आपका कैटेगराइज किया हुआ है रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। जैसे मेटल्स अगर लिक्विड फॉर्म में आ गए तो भी आप उसको यूज़ करते हो, है ना। आप उसको मेल्ट करके किसी भी शेप में मोल्ड करके यूज़ कर सकते हो। दे आर मेलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है ना। आप साइंस में पढ़ते आ रहे होंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स में, अभी भी एक चैप्टर है आपका, वो भी अच्छे से पढ़ लेना। नॉन रिसाइक्लेबल में वो रिसोर्सेज आ जाती हैं जो कि आप फिर से रिसाइकल नहीं कर सकते, फिर से यूज़ नहीं कर सकते, तो ये तो और बहुत ज़्यादा, मतलब इनको तो और आपको सेव करना पड़ेगा, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स। आया समझ में?
तो इस तरह से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज आपका यहीं पे एंड होता है। अब दो चीज़ें और बताऊंगी, फिर हम ये वीडियो भी एंड करेंगे। दो चीज़ें क्या, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ओनरशिप के बेसिस में जो रिसोर्सेज है वो 4 टाइप्स में कैटेगराइज्ड है: इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज नाम से पता नहीं लग रहा यार तुम लोगों को? देखो, इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जो कि किसी एक ही इंडिविजुअल से बिलोंग करती है। जैसे मेरी बॉटल, मेरी पेंसिल, मेरा हाइलाइटर, कुछ भी जो कि सिर्फ मुझसे बिलोंग करता है, ठीक है, वो क्या हो गया? इंडिविजुअल रिसोर्सेज। सो दीज आर ओनली ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, जो सिर्फ इंडिविजुअल्स द्वारा ही ओन करते हैं। जैसे ये मेरा घर है, अगर हम किसी भी विलेज में जाते हैं तो प्राइवेट वेल्स होती हैं, तो वो प्राइवेट वेल्स भी किस में आएंगी? इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आएंगी। ठीक है, ये पढ़ लेना, अपन ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, बहुत ईजी सा है कि मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो फिर इन विलेजेस देर आर पीपल विथ लैंड ओनरशिप बट देर आर मैनी who are landless. Urban people own plots, houses and other property, plantation, pasture lands, ponds, water rain wells etc. Some of the examples of resources ownership by individuals. So examples दिए हुए हैं। फिर ये दिए हुए हैं कि विलेजेस में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास खुद की लैंड होती है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि लैंडलेस होते हैं। पढ़ा है ये भी अपन ने, याद नहीं आ रहा अभी चैप्टर, बट 9th में हमने पढ़ा था किसी एक चैप्टर में, जिसमें बताया था कि कुछ ऐसे फार्मर्स होते हैं, दलित्स जो होते हैं, उनके वो तो लैंडलेस ही होते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं जिनके पास 2 हेक्टर्स की लैंड होती है, कुछ लोग होते हैं जिनके पास जो लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स वाला कोई चैप्टर था ना, मुझे याद नहीं आ रहा, चलो जान दो उसको। अब आते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। कम्युनिटी से समझ में नहीं आ रहा तुमको? देखो, आ तो रहा होगा। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज मतलब वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि पूरी कम्युनिटी, जैसे कि गोकुल धाम, ठीक है, TMKOC देखते हो तो पता होगा, गोकुल धाम सोसाइटी है, उसमें जो वहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो सारे पूरे मेंबर्स उसे यूज़ करेंगे। ठीक है, सारे लोग, सारे मेंबर्स उसे यूज़ करेंगे। सिर्फ वो ही नहीं, जैसे कि अगर हम किसी भी बाहर के किसी ग्राउंड में जाते हो खेलने के लिए, तो वहाँ पर भी सिर्फ एक ही बच्चा खेल सकता है क्या? वहाँ पे क्या आपकी ही पूरा ग्राउंड है? वो नहीं, बहुत सारे बच्चे आके खेलते हैं ना, वैसे ही। तो उन्हें क्या बोलते हैं? कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। प्ले ग्राउंड क्या हो गया? कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। तो ये एक सोसाइटी क्या हो गई? कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। ओके। फिर पिकनिक स्पॉट्स में भी, जैसे कि मतलब बहुत सारे पिकनिक स्पॉट्स होते हैं, हर सिटी में होते हैं, तो वहाँ पर भी सारे लोग जाते हैं क्या? सिर्फ प्राइवेटली होते हैं वो, किसी के नहीं। फिर बरियल ग्राउंड्स कुछ विलेज के हैं, कुछ यहाँ पे अर्बन एरियाज़ के दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि विलेज कॉमन्स बताओ, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज के एग्जाम्पल बताओ, विलेज कॉमन्स और कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज के एग्जाम्पल बताओ जो कि अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं। ईजिली है, ईजी पढ़ लेना। ठीक है, एक मार्क की डेफिनेशन आ सकती है, तो क्या लिखोगे? देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। एक्सेसिबल मतलब रीचेबल। ठीक है, एक्सेसिबल मतलब क्या होता है? रीचेबल। सारे लोग एक कम्युनिटी के सारे लोग उस रिसोर्स को अगर यूज़ कर सकते हैं, अगर वो रिसोर्स उनके लिए है, तो उसे बोलेंगे कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। समझ में आ गया? क्लियर? ओके। नाउ नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज क्या होती है? टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। जो एक कंट्री के अंदर होगी वो सारी रिसोर्सेज, किसी भी एक कंट्री में, किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री में जितनी भी रिसोर्सेज होंगी वो एक कंट्री के अंदर है ना, तो वो कंट्री का ही तो पार्ट है, तो कंट्री के ही वो रिसोर्सेज माने जाएंगे। सारी रिसोर्सेज कंट्री के ही मानी जाएगी। तो ये टेक्निकली एज्यूम है, बट द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स। बट कंट्री के पास भी कुछ पावर्स होती हैं कि वो कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी ले ले, ताकि वो जो समाज है उसके अच्छे के लिए वो ले ले। ठीक है, सो यू माइट हैव सीन रोड्स, कैनल्स, जैसे कि आपने देखा होगा जो ये रोड्स होती हैं, कैनल्स होते हैं, रेलवे स्टेशंस होते हैं, ये ना ही कम्युनिटी के होते हैं ना ही किसी इंडिविजुअल के होते हैं, ये तो पब्लिक के लिए होते हैं, सारी जनता के लिए होते हैं। ठीक है, तो इनके लिए भी पैसे लेते हैं। जैसे आप रोड पे जाते होगे तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है? काउंटर आता है, वहाँ पे सारी गाड़ियाँ लगती हैं और वहाँ पे वो पैसे लेते हैं, 10 रुपये 15 रुपये, बस इतने से लेते हैं वो, और फिर आप आगे बढ़ सकते हो। ये भी क्यों लेते हैं? ताकि वो दूसरा कंस्ट्रक्शन आगे भी और बढ़ा सके, दूसरी रोड्स का भी कंस्ट्रक्शन हो सके। ओके, तो इतना समझ में आ गया। अब आता है अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ गेट एम्पावर्ड बाय गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। ये भी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, कुछ ऐसी अथॉरिटीज़ होती हैं जो कि लैंड को लेती है गवर्नमेंट से। अब समझ लो कि जितने भी मिनरल्स होते हैं, वाटर रिसोर्सेज होते हैं, फॉरेस्ट होती हैं, वाइल्ड लाइफ होती हैं,
जो कि हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर है। पॉलिटिकल बाउंड्री इंडिया का एज्यूम करो, इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री जो है उसके अंदर है जितनी भी चीज़ें, जितने भी फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ है, लैंड है, वाटर रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो सारी किसके अंदर आएगी? नेशन को ही वो बिलोंग करेगी। फिर अब ये यहाँ पे आता है ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। बच्चों को बहुत दिक्कत होती है इस चीज़ में। जैसे अगर आप एक मैप लो, इंडिया का मैप लो, इंडिया के नीचे साउथ है ना, वहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे देखो, जहाँ पे वाटर बॉडीज़ है वहाँ पे देखो, कुछ भी मेजरमेंट कर लो और इतना समझ लो, इतना समझ लो कि ये 12 नॉटिकल माइल्स है। तो इतना एरिया, कोस्ट, जैसे ये कोस्ट है, ठीक है, ये क्या होता है नीचे का, कैसा पार्ट होता है? ऐसा पार्ट होता है ना कोनिकल में। तो इसके बाद में जो इतना पार्ट हो गया, ये कितने हो गए? 12 नॉटिकल माइल्स। इतना मान लो ना, मानने में क्या जा रहा है? तो इतना 12 नॉटिकल माइल्स है। तो यहाँ तक का जो पार्ट हो गया, ये इतना में क्या आ गया? ओशन आ गया। ये कोस्ट है, उसके बाद क्या आ जाता है? ओशन आ जाता है, सी आ जाता है। तो वहाँ उसमें भी 12 नॉटिकल माइल्स मतलब 22.2 किलोमीटर तक का एरिया जो है, ठीक है, वो कहाँ पे किससे बिलोंग करता है? वो हमारी इंडिया से बिलोंग करता है। और जैसे इतना 12 नॉटिकल माइल्स होगा तो इतना कितना होगा? 200 नॉटिकल माइल्स होगा। तो इसके बाद में जो होता है उसे बोलते हैं हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। वो हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज में। तो समझ में आ गया 12 नॉटिकल माइल्स क्या है? तो नॉटिकल माइल्स की डेफिनेशन लिख लो, यूनिट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस एट सी। आ गया समझ में? तो ये जो ओशनिक एरिया होता है 12 नॉटिकल माइल्स का, कोस्ट के बाद में उसे हम बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर, जो कि कंट्री से ही बिलोंग करता है। टेरिटोरियल वाटर की भी डेफिनेशन बोल सकते हैं। व्हाट इज टेरिटोरियल वाटर? क्या लिखोगे? ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम कोस्ट टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज जो कि पूरा वर्ल्ड यूज कर सकता है, ठीक है, पूरा वर्ल्ड यूज कर सकता है। जैसे इंटरनेशनल वाटर 200 नॉटिकल माइल्स तक के बाद में जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अभी बताया, पीछे करके फिर से देख लो, है ना, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाला पार्ट आया, उसे इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेके कोई भी यूज कर सकता है। यहाँ पे लिखा है कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। कंकरेंस मतलब परमिशन से ही कोई भी यूज कर सकता है। समझ में आ गया? कोई एक कंट्री उसे यूटिलाइज नहीं कर सकती है। अब डू यू नो भी पढ़ लेते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में तुम्हें एक अलग से वीडियो में दूंगी। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों को इस चीज़ में बहुत प्रॉब्लम आती है। पर मैं ना ऐसे समझाऊंगी कि तुम्हें बहुत ईजी लगने लगेगा। चारों में डिफ्रेंशिएशन भी आ जाएगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन वाले भी क्वेश्चन इस पार्ट से बहुत आते हैं। चारों में डिफ्रेंशिएशन भी आ जाएगा, मीनिंग भी समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल्स भी याद हो जाएंगे, सब हो जाएगा। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। सबसे पहले हम डू यू नो पढ़ के ये वीडियो एंड करते हैं। ओके, सो डू यू नो में क्या लिखा है? डू यू नो जितने भी है ना, सोशल में डू यू नो जितने भी हैं, अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। डू यू नो में लिखा है कि इंडिया जो है उसके पास राइट है कि वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, जो इंडियन ओशन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहाँ होता है? 200 नॉटिकल माइल्स के बाद में होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो इंडियन ओशन है उसके बेस में, उसकी बेड में, बेड मतलब क्या होता है? जो सबसे नीचे की जो ज़मीन है ना, वहाँ पर जो माइन मैग्नीज नोड्यूल्स होते हैं। माइन मैग्नीज नोड्यूल्स एक चीज़ का नाम है, ठीक है, पता ही होगा आपको। तो माइन मैग्नीज नोड्यूल्स जो होते हैं वो इंडिया सिर्फ इंडिया यूज़ कर सकता है। मैंने क्या बताया था आपको इंटरनेशनल रिसोर्सेज में कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर कोई से भी इंडिविजुअल कंट्री यूज़ नहीं कर सकती है। पर इंडिया के पास वो राइट है। इंडिया के पास क्या राइट है कि वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो इंडियन ओशन है वहाँ के बेड से वो माइन मैग्नीज नोड्यूल्स को यूज़ कर सकती है। कितनी बड़ी बात है और कितनी अच्छी बात है। तो पढ़ लेते जल्दी से। इंडिया हैज़ गॉट द राइट टू माइन मैग्नीज नोड्यूल्स फ्रॉम द बेड ऑफ द इंडियन ओशन फ्रॉम दैट एरिया विच लाइज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद से मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट जो है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। उसके बाद हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। पहले भी बता दिया, चैप्टर बहुत ईजी है, समझने की दिक्कत है, आपको सब याद रहेगा। ओके, और अपने नोट्स प्लीज़ बना लेना। सो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे सेफ एंड इसको रीड कर लेना, इनके नोट्स भी बना लेना। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून। बाय बाय एवरीवन।